तो क्या हाल चाल। आज हम लोग हिस्ट्री की ही बात करेंगे। हिस्ट्री का थोड़ा माइंड मैप के बारे में बात कर लेते हैं। और अगर आप हिस्ट्री को ऐसे चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आज हम लोग कोशिश करेंगे क्या कि कुछ नया करें। नया क्या करें कि हिस्ट्री को जो है ना थोड़ा सा माइंड मैप के थ्रू समझें। ठीक है, माइंड मैप के थ्रू समझने से क्या होगा कि जो भी स्टोरी हमारा एंशिएंट से आपका मिडावल से मॉडर्न जितना भी चला, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री को सबसे पहले हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा क्या हो जाता है, एंशिएंट हो जाता है, दूसरा मिडाइवल हो जाता है और तीसरा हमारा क्या हो जाता है, मॉडर्न हो जाता है। ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हो जाता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है हमारे इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो वो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरुआत होती है। और आपका लगभग मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना ये 1964 के आसपास जाके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और शुरू कब से होता है तो ये आपका कब से हो जाएगा, 2500 ईयर्स अगो, ईसा पूर्व, ये जो है ना तब से शुरू होता है और लगभग ये आपका 1964 तक चलता है। ठीक है, तो खैर इसके बारे में तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा माइंड मैप के थ्रू समझेंगे कि हाँ भाई हिस्ट्री में क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखा जाए तो कहा जाता है कि लोग जो है ना, चाहे वो कोई भी हो, हम हो, आप हो या फिर कोई भी इंसान हो, वो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो क्या ढूंढता है, ईजी अप्रोच ढूंढता है। क्या ढूंढता है, इजी अप्रोच ढूंढता है। ठीक है, तो इजी अप्रोच की बात करेंगे तो इजी अप्रोच क्या होना चाहिए। इजी अप्रोच हो गया क्या कि जब लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सुखी से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, वो एक जगह पे रहेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से किसी लोगों पे अगर प्रेशर दे दिया जाए तो वो प्रेशर फ्री होना चाहेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस जगह से निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। और आज के समय में हम लोग जो भी हैं, जिस तरह से भी जिस भी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारा चीज हमारा कहाँ से जुड़ा हुआ है, वो हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो इसको क्यों ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझा जाए। तो वही बात है कि हिस्ट्री जो है ना हमारे किस पे चलते हैं, 2 चीजों पे चलता है। एक तो इजी अप्रोच हो जाता है और एक हो जाता है प्रेशर। ठीक है, और जब तक इजी अप्रोच लोगों के पास रहता है, बहुत ही आसान रास्ता रहता है, तो लोग सुखी संपन्न रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही लोगों के पास क्या आता है, प्रेशर आता है, तो लोग उस प्रेशर से निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम लोग शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है एंशिएंट हिस्ट्री की, वो हमारा कब से शुरू होती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू होता है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब तो आपको पता ही होगा कि सिविलाइजेशन जो है ना, एकदम सिविलाइज्ड लोग, इतने सिविलाइज्ड लोग कि जितना आज हम लोग नहीं है। ठीक है, तो उस समय पे वो लोग उतना ज्यादा सिविलाइज थे, उतना ही सिविलाइज थे। अब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो ही रही है तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे वेल ड्रेनेज सिस्टम थी, वेल स्टोरेज सिस्टम था, तो सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीकों से मैनेज किया गया था। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि हम लोग हिस्ट्री में 3 स्टेप पे बढ़ते हैं। 3 स्टेप क्या हो जाता है, तो सबसे पहले तो हम लोग जो है ना वो मैनेज सिस्टम में थे। किस में थे, मैनेज सिस्टम में थे। मैनेज सिस्टम से हम लोग किसकी तरफ चले जाते हैं, अनमैनेज सिस्टम की तरफ चले जाते हैं। किधर जाते हैं, अनमैनेज सिस्टम की तरफ जाते हैं। और फिर अनमैनेज सिस्टम से आज तक हम लोग जो है ना मैनेज सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम लोग डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, बट आज तक डेवलप उतना नहीं हुआ है जितना कि हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कितना ज्यादा सिविलाइज रहा होगा, जो कि आज तक हम लोग सिर्फ डेवलप्ड ही हो रहे हैं, डेवलप हुए नहीं है, डेवलप्ड कंट्री नहीं बने हम लोग। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब ये मैनेज सिविलाइजेशन जो रिलेट करता है ना, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को रिलेट करता है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा मैनेज सिविलाइजेशन था। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जैसा ही खत्म होता है, ठीक है, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी दी जाती है। तो बहुत सारे हिस्टोरियन का अलग अलग मानना है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि कोई पर्टिकुलर पीपल आए, कहाँ से आए, कैसे आए, कोई पता नहीं है, लेकिन वो लोग आए और हो सकता है कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन पे इन्वेड करते हैं और इन्वेड करने के बाद उसको मार देते हैं या फिर उसका पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं उसको। ठीक है, और उसके बाद एक
तो हम लोग किधर की तरफ चले जाते हैं, अनमैनेज सिस्टम की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही कौन आ जाता है, आपका आर्यंस आ जाता है, ठीक है। और आर्यंस आता है, ये लोग एक तरह से नोमेड थे, इसका कोई भी रहने का कोई अता पता नहीं था, कुछ नहीं था, कोई अता पता नहीं था। तो यही चीज, दो चीज और यहाँ से पॉइंट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? दो पॉइंट। तो एक तो पॉइंट निकल के आता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, वो लोग जो है ना, दो चीजों पे, मतलब एक चीजों पे विश्वास करते थे कि वो लोग सर्कुलर सिस्टम पे रहते थे। किस पे रहते थे? सर्कुलर सिस्टम। ये जो सिस्टम है ना, ये दो तरीके की बात करता है। सिस्टम में दो तरीके की बात करता है। एक तो सर्कुलर सिस्टम की बात करता है, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम की बात करेगा, और दूसरा सबसिस्टेंस सिस्टम की बात करेगा। किसकी बात करेगा? सबसिस्टेंस सिस्टम की। तो अब ये सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, सबसिस्टेंस सिस्टम क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो सर्कुलर सिस्टम होता है, इसका मतलब हो जाता है कि लोग जो है ना, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आज पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम लोग वही पॉलिसी करवा लेते हैं, कुछ और LIC करवा लेते हैं। तो ये सरप्लस सिस्टम की बात हो जाती है। तो हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर का फूड स्टोर करके रखते हैं। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। लोग वेल मैनेज्ड, वहाँ पे स्टोरेज बना हुआ था फूड का, तो लोग वहाँ पे फूड को स्टोर करके रखते थे। इसका मतलब सीधा सीधा है कि वहाँ पे सरप्लस सिस्टम चला करता था। लेकिन जैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होता है, उसके साथ ही हमारा सबसिस्टेंस सिस्टम की स्टार्ट हो जाती है। सबसिस्टेंस सिस्टम में क्या होता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ आज जीते हैं, कल का क्या होगा वो कल देखा जाएगा। वो आज बस कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उसका बस ठिकाना होता था, बाकी कल का कल पे छोड़ दिया जाता था, जिसको हम लोग सबसिस्टेंस सिस्टम कहते हैं। जो कि ये हमारा वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगा। वैदिक पीरियड में भी कब? ऋग वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगा, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में कुछ चेंजेस हो गए थे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था उस समय, ठीक है। तो खैर ये सारी चीजें हो गई। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरह से खत्म हुआ, ये तो मैंने बता दिया कि कुछ पर्टिकुलर लोग कहीं से आते हैं और वो क्या कर देते हैं, उसके ऊपर इन्वेड कर देते हैं, और वहां से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है। या फिर कुछ हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि जो आपका इंडस, क्योंकि ये सारा का सारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये इंडस वैली या फिर नदी के किनारे, जो इंडस वैली नदी होती है ना, उसके किनारे बसा हुआ था। तो जब हिस्टोरियन कहते हैं कि इंडस वैली का जो सोर्स है, या फिर जो आप रास्ता कह सकते हैं, वो कुछ चेंज हो जाता है, जिसके वजह से हड़प्पा के आसपास का जो सिटी है या फिर आसपास का जो प्लेस था, वो क्या हो गया, ड्राई पड़ गया, क्लाइमेटिक चेंज आ गया, जिसके वजह से ये लोग उस क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से ही डिक्लाइन हो गए। तो ये दो तीन थ्योरी माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने का। अब इसके बाद अगर आगे की ओर बढ़े, तो यहाँ से आपका शुरुआत हो जाता है किसका? वैदिक सिविलाइजेशन का, ठीक है। और ये वैदिक सिविलाइजेशन कब से कब तक चलता है? तो 1500 से लगभग 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके अंदर वैदिक सिविलाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट किस में डिवाइड करते हैं? तो एक हमारा हो जाता है ऋग वैदिक, और एक हो जाता है लेटर ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। अब ऋग वैदिक कब से कब तक चलता है? ये 1500 से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, और लेटर वैदिक पीरियड जो है ना, आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चलता है, ठीक है। अब इसके आगे बात करें हम लोग, तो ये देखते हैं क्या कि जो लेटर वैदिक पीरियड है या फिर ऋग वैदिक पीरियड, सबसे पहले हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। दो भागों में बांट लेते हैं। एक हमारा क्या हो जाता है, ऋग वैदिक हो जाता है, और एक हमारा क्या हो जाता है, लेटर ऋग वैदिक हो जाता है, ठीक है। लेटर ऋग वैदिक हो जाता है। अब ऋग वैदिक में क्या देखते हैं कि यहाँ के लोग जो है ना, वो नोमैड है। क्या है? नोमैड है, जिसका कोई भी सेटल नहीं है, ठीक है। वो किसी तरह से, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रह रहे हैं, वो आज है कल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका चल रहा था, सबसिस्टेंस सिस्टम चल रहा था, ठीक है। अब इसके आगे बढ़े, तो ये देखते हैं क्या कि यहाँ पे ही कुछ चीजों की शुरुआत होती है। किस चीजों की शुरुआत होती है? ये बहुत लंबे समय तक चलता है, और लंबे समय होने के बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। अब क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखता है यहाँ पे कि जो लोग थे, वो अब जो जन थे ना, वो कुछ जगह पे रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लोग का काम था कि जानवरों को टहलाने का काम था। तो ये लोग जानवरों को भी टहला देते थे, खुद खाना खा लेते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन अब इन लोगों को समझ में आ गया कि हाँ भाई, एक जगह रह के रहना भी जरूरी है। तो ये लोग जो है ना, अब पर्टिकुलर प्लेस पे रहना शुरू कर देते हैं। तो जब बहुत सारा जन जो है ना, एक जगह पे एक पद पे रहना शुरू कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहने लगे, जनपद कहने लगे। क्या कहने लगे? जनपद कहने लगे, ठीक है, या फिर जनपदाज। तो ये जनपद कहने लगे। तो बहुत सारे लोग जब एक जगह पे रहने लगे, तो इसको क्या कहने लगे, जनपद
पद कहने लगे। ठीक है, अब बहुत सारे छोटे छोटे जनपद, बहुत सारे छोटे छोटे जनपद जब एक साथ मिल जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं। क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं। और उस समय भारत के अंदर टोटल कितना महाजनपद हुआ करता था, तो 16 महाजनपदास हुआ करता था। कितना, 16 महाजनपदास हुआ करता था। और इस 16 में से, इस 16 महाजनपदास में हमारे बिहार में ही पर्टिकुलर 3 महाजनपदास हुआ करता था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपदास था। उनमें से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और सबसे ज्यादा पावरफुल भी वही था। अब कौन था सबसे पावरफुल, तो पता ही होगा, वो मगध महाजनपदास था। कौन था, मगध था। और दूसरा कौन था, तो वैसे मगध की जो पहले राजधानी हुआ करती थी वो राजगीर थी। और उसके बाद दूसरा महाजनपदास तो जो था वो अंग था। अंग की राजधानी क्या हुआ करती थी, चंपा। और उसके बाद तीसरा जो महाजनपदास हुआ करता था वो कौन था, लिच्छवी। लिच्छवी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। ठीक है, अब यहाँ पे जब बहुत सारे महाजनपदास बने, तो महाजनपदास बनने के बाद अब कहने लगा क्या कि यहाँ पे जब बहुत सारे जनपद जब एक साथ मिलके रह रहे हैं, तो उनमें से जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन होगा, कौन पावरफुल पर्सन होगा, जो भी सारे जनपद के लीडर को हरा देगा, जो भी सारे जनपद के लीडर को हरा देगा, वो क्या कहलाएगा, राजा कहलाएगा। मतलब वो उस महाजनपदास का क्या होगा भाई, राजा होगा। ठीक है, तो खैर अब ये राजा हो गया। अब राजा होने के बाद जिनमें से सबसे बड़ा महाजनपदास ये आपका मौर्यन डायनेस्टी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी में बहुत आपको पता होगा कि मौर्यन डायनेस्टी का कितना बड़ा एक्सपेंशन था। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक सम्राट, ये लोग बहुत ही बड़े, बहुत ही ज्यादा इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो खैर अब इसके बाद यहाँ पे जब लोग महाजनपदास बना के रहने लगे, तो सबको उसके वर्ग के हिसाब से, किसके हिसाब से, वर्ग के हिसाब से सबको अपना अपना काम बांट दिया गया। तो जैसे कुछ लोग टीचिंग करते थे, या फिर कुछ लोग जो पृष्ठ हुआ करते थे, वो उनको जो है ना ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया, ब्राह्मण कहा गया। उसके बाद जो लोग आपको प्रोटेक्ट करते थे, क्या करते थे, प्रोटेक्ट करने का काम करते थे, इसको क्षत्रिय कहा गया। क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। क्षत्रिय कहने के बाद इसके बाद आता है आपका जो लोग ट्रेड करते थे, जो कुछ खरीद बिक्री हो गया, तो उनको वैश्य कहा गया। क्या कहा गया, वैश्य कहा गया। और जो इस तीनों की हेल्प करेगा, इस तीनों की क्या करेगा, हेल्प करेगा, उसे क्या कहा गया, शूद्र कहा गया। क्या कहा गया, शूद्र कहा गया। तो इस तरह से तीनों को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उस समय की सोसाइटी को बोल सकते हैं, या फिर सबको अपने अपने काम के हिसाब से, सबके अपने अपने वर्क के हिसाब से सबको डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ट्रांसफॉर्म होता है, हम लोग लेटर वैदिक पीरियड की तरफ आते हैं। किधर आते हैं, लेटर वैदिक पीरियड की तरफ आते हैं। तो ये देखते हैं क्या कि लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे ये लोग बहुत दिनों तक अब इस तरह से रहने लगे थे। तो अब क्या होने लगा कि जो जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ, ठीक है, जिस कम्युनिटी में जन्म लिया, जैसे क्या कि ब्राह्मण कम्युनिटी में जन्म लिया तो वो खुद को ब्राह्मण कहने लगा। कुछ क्षत्रिय कम्युनिटी में जन्म लिया तो उसको क्षत्रिय कहने लगे। उसके बाद कुछ वैश्य कम्युनिटी में हुआ तो उसको वैश्य कहने लगे। और जो शूद्र में रहा तो वो शूद्र कम्युनिटी का कहने लगा। अब जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि अब तक यहाँ पे कोई भी जो आपका एक इमेजिनरी गॉड होता है वो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा नेचर गॉड था, नेचुरल गॉड थे। ठीक है, कौन थे, नेचुरल गॉड। ठीक है, अब नेचुरल गॉड में जैसे इंद्र हो गया, पृथ्वी, या फिर आप वायु, अग्नि, ये सब जो है ना नेचुरल गॉड हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या देखते हैं कि अब जो नेचुरल गॉड थे ना वो आपका त्रिदेव में बदल जाते हैं। त्रिदेव मतलब तो पता ही है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस तीनों में ये बदल जाते हैं। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि अपने अपने हिसाब से कर्म कांड शुरू कर देते हैं। ब्राह्मण बोलते हैं क्या कि भाई आपको आप अगर इसकी पूजा नहीं करोगे तो आपको इसका दोष होगा, अगर आप ये यज्ञ नहीं करोगे तो आपको इस चीज का नुकसान हो जाएगा। तो लोग अब धीरे धीरे क्या होने लगे, प्रेशराइज होने लगे। क्यों, क्योंकि अभी तक जो है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग प्रेशराइज नहीं थे, वो इजी वे में चल रहे थे। उसके बाद फिर आप ऋग्वैदिक पीरियड में आओगे तो ऋग्वैदिक पीरियड में भी यही चीज है कि लोग प्रेशराइज नहीं होते थे, वो लोग भी बहुत ही अच्छे से चल रहे थे। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड में आते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कर्मकांड होना स्टार्ट हो गया। अब जब कर्मकांड होना स्टार्ट हो गया तो लोग अब इजी अप्रोच ढूंढेगा। ठीक है, लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा मेंटल प्रेशर पड़ने लगा, बहुत ही ज्यादा। अब मेंटल प्रेशर जब पड़ने लगा तो लोग जो है ना वो सीधा रास्ता जाने की कोशिश कर रहा था। तो सीधा रास्ता कैसे जाया जाए भाई, तो
कहा गया क्या कि यहीं से आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म निकल के आता है, क्योंकि आपका ये जो प्रोटेक्ट वाला है क्षत्रिय, ये भी बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ करते थे। और ये सबसे ज्यादा कौन, तो शूद्र, ठीक है, शूद्र लोग भी बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ करते थे, क्योंकि इनके ऊपर भी लोग बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किया जाने लगा, क्योंकि ये ब्राह्मण सबसे ऊपर बैठ गया जाके, उसके बाद नीचे जो है ना वो प्रोटेक्ट करने लगा कौन, क्षत्रिय। ये भी अपने हिसाब से अपना अपना खुद का डायनेस्टी बनाने लगा, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि ये खुद ही अब राजा बनने लगा, ये भी इन्वेड करना शुरू कर देता है। तो ये लोग जो है ना क्या करना शुरू कर देता है कि अब कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी ब्राह्मणों का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था, हाँ कि हाँ भाई तुम भी इसकी पूजा करो। तो ये लोग भी मेंटल प्रेशर से जूझ रहे हैं, ये भी जूझ रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, लोग इजी अप्रोच ढूंढेगा, ठीक है। अब लोग जब इजी अप्रोच ढूंढेगा तो इजी वे की तरफ जाएगा। तो इन दैट टाइम आपका कौन निकल के आता है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म निकल के आता है। और जैनिज्म बुद्धिज्म में कहा जाता है कि जो आप महावीर जैन को देख लो, या फिर आप लॉर्ड बुद्धा को देख लो, ये भी आपके क्षत्रिय से ही थे, ठीक है, क्षत्रिय कम्युनिटी से ही थे। लेकिन ये लोग एकदम इजी अप्रोच की तरफ चले जाते हैं। इन्होंने अपना ही एक अलग सा रिलीजन बना लिया, ठीक है, और लोगों को अपनी तरफ इन्वाइट करते हैं कि हाँ भाई आप यहाँ आ जाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं दिया जाएगा, आप एकदम फ्री हो, आप जैसे रहना चाहते हो आप वैसे रहो, आपके ऊपर कोई भी चीजों का रोक टोक नहीं होगा। तो ये सारा का सारा हमारा कहाँ दिखाई देता है, लेटर वैदिक पीरियड में दिखाई देता है, ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं जब लोग जो है ना बहुत ही प्रेशराइज हो रहे थे, तो उस तरह से वो किधर की ओर चले गए, इजी वे अपनाने लगे। और इजी वे में वो लोग किधर जाने लगे, आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ जाने लगे। तो उनमें से आपको पता ही होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी अपने अंतिम समय में बुद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं। फिर अशोक सम्राट भी जो है वो भी अपने अंतिम समय में कहाँ चले जाते हैं, बुद्ध रिलीजन में चले जाते हैं। तो इस तरह से देखने को मिलता है। उसी तरह से जब देखें कि हमारे यहाँ ब्रिटिश आया, तो हमारे यहाँ ब्रिटिश आया तो लोग जो है ना, ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल करने के लिए कभी भी उसका कोई भी पर्पस ही नहीं था रूल करने का। लेकिन जब हमारे यहाँ की का कंडीशन को देखता है हमारे यहाँ का, तो उसको जबरदस्ती या फिर एक तरह से बोल सकते हैं क्या कि उसको रूल करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि लोग अपने में ही यहाँ लड़ाइयाँ कर रहे थे, ठीक है। लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे, एक डायनेस्टी दूसरे डायनेस्टी को नहीं देखना चाह रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को नहीं देखना चाह रहा है। तो जब ब्रिटिश आया तो उसको खुद यहाँ पे रूल करना पड़ा, ठीक है, कभी भी वो रूल करने के पर्पज से ही नहीं आया था। तो वहां पे भी क्या हो गया कि जब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज होने लगा, तब जाके आप देखते होंगे कि 1857 में, तब 1857 में 57 में सबसे पहला बैटल होता है। क्योंकि अब देखा जाने लगा कि ब्रिटिश का भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ये लोग भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना रहा है, तो लोग अब इजी अप्रोच से निकल कर खा जाएगा। प्रेशर जब बन रहा है तो वो इजी अप्रोच की तरफ जाएगा। जब बहुत ही ज्यादा मेंटल प्रेशर बनेगा तो वो लोग किधर जाएगा, इजी अप्रोच की तरफ जाएगा। तो 1857 में सबसे पहला बैटल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सबसे पहला बैटल देखने को मिलता है। और लोग जो है ना धीरे धीरे अब ब्रिटिश को अपने यहाँ से भगाना चाह रहे थे। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं, ये आज हम ऐसे ही देखते हैं। तो ये हम लोग आज कहाँ तक देखें, लेटर वैदिक पीरियड तक देखें। और लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग यहाँ से अब आगे मेडाइवल के बारे में बात करेंगे। मेडाइवल में कितने डायनेस्टी आते हैं, या फिर आपका फिर हम लोग मॉडर्न की बात करेंगे, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों की चर्चा करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।